नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। नाटो सम्मेलन में नहीं हुआ यूक्रेन को सदस्य बनाने पर कोई फैसला। अमेरिका और ब्रिटेन सहित प्रमुख नाटो देशों ने यूक्रेन को समूह में शामिल किए जाने का किया समर्थन। नाटो महासचिव ने यूक्रेन को जरूर सदस्यता की जताई उम्मीद, कहा लेकिन समय सीमा तय न होने से जेलेंस्की निराश। नाटो शिखर सम्मेलन पर छाया रहा रूस और यूक्रेन के युद्ध का साया। नाटो देशों ने यूक्रेन को और सैन्य सहायता देने का किया वादा। यूक्रेन को आधुनिक सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी और साइबर रक्षा में मदद देंगे G7 देश। रूस ने कहा अच्छे नहीं होंगे पश्चिमी देशों की हरकत के नतीजे। गुरुवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और यूएई का दौरा। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में होंगे मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति मैक्रों सहित शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से होगी बातचीत। उत्तर कोरिया द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने से मची सनसनी। प्रक्षेपण के 1.5 घंटे बाद जापान की समुद्र सीमा में गिरी मिसाइल। अपनी सीमा में अमेरिकी जासूसी विमान की मौजूदगी का आरोप लगाकर उत्तर कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की दी थी धमकी। और टैक्स दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ केन्या में फूटा फिर जनाक्रोश। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस की गोली का शिकार बने 2 प्रदर्शनकारी। टैक्स में भारी इजाफे से नाराज हैं लोग। सरकार करों की दर बढ़ाने के फैसले का कर रही है बचाव। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। नाटो के देशों का शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विनियस में हुआ। नाटो लीडर्स के मुताबिक यूक्रेन का भविष्य नाटो में है और सदस्य बनने के लिए जिस अंतिम प्रक्रिया की जरूरत है उसे आगे और छोटा भी कर दिया जाएगा। नाटो की ओर से एक बयान में जारी कहा गया कि सहयोगी देश सहमत हैं, शर्तें पूरी होंगी तो गठबंधन में शामिल होने के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन से अलग यूक्रेन की सहायता को लेकर मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए नाटो यूक्रेन परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन भी रूस यूक्रेन युद्ध की गूंज से भरा रहा। नाटो में अपने देश को सदस्यता दिलाने की उम्मीद से बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति पहले दिन की हताशा के बाद दूसरे दिन कुछ आशावान दिखाई दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति को उम्मीद थी कि इस बैठक में उनके देश की सदस्यता की घोषणा भले ही न हो, लेकिन कोई ऐसी समय सीमा जरूर घोषित हो जाएगी जिसमें यूक्रेन को समूह का सदस्य बना दिया जाए। नाटो ने ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी। हालांकि नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जेलेंस्की के साथ साझा प्रेस वार्ता में कहा कि यूक्रेन नाटो सदस्यता के इतने करीब पहुंच चुका है जितना वो पहले कभी नहीं पहुंचा था। यूक्रेन नाटो सदस्यता के इतने पास पहले कभी नहीं था। सहयोगियों ने फिर दोहराया है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलेगी। नाटो देश इस पर भी सहमत हैं कि सदस्यता के लिए जरूरी एक्शन प्लान को लेकर यूक्रेन को कई प्रक्रियाओं में छूट दी जाए। सदस्यता हासिल करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं में छूट पर यूक्रेन ने खुशी तो जताई, लेकिन दोहराया कि अच्छा होता जबकि इसी बैठक में उसकी सदस्यता को लेकर किसी समय सीमा की घोषणा भी हो जाती। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बैठक के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन ये आदर्श भी हो सकते थे। नाटो महासचिव और नाटो नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में महत्वपूर्ण संकेत मिला है और वह यह है कि यूक्रेन समूह का सदस्य जरूर बनेगा। यह बहुत स्पष्टता से कहा गया है। अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें इस बार यह सबसे ज्यादा मजबूती से कहा गया है। जेलेंस्की की ये प्रतिक्रिया ज्यादा सदी हुई है। इससे पहले उन्होंने समय सीमा न निर्धारित किए जाने पर नाराजगी जताई थी। वैसे कुछ नाटो देशों का कहना है कि यूक्रेन की नाराजगी जायज है और समझ में आती है।
I understand the frustration. I mean, मैं यूक्रेन की हताशा समझ सकती हूँ। वो भी ऐसी ही शांति से जीना चाहता है जैसे हम रह रहे हैं। हम नाटो की छतरी के अंदर हैं, इसलिए शांति से हैं और रूस हम पर हमला नहीं कर सकता। यूक्रेन भी यही चाहता है। and Ukraine wants the same, so I totally understand. युद्ध में यूक्रेन की सहायता को लेकर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए नाटो यूक्रेन परिषद की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। यूक्रेन और नाटो के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए इस प्रारूप की यह पहली बैठक थी जिसमें नाटो देशों के प्रमुख और यूक्रेनी राष्ट्रपति शामिल हुए। नाटो महासचिव ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। यह वाकई में ऐतिहासिक लम्हा है। नाटो सहयोगी और यूक्रेन के साथ बैठक कर यूरो अटलांटिक सुरक्षा के अपने साझा विजन पर विचार कर रहे हैं। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बहुत सी आशाएं लेकर सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए जहां नाटो देशों से मिले सैन्य सहायता के वादे बड़ी उपलब्धि हैं, वहीं यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने संबंधी किसी समय सीमा पर सहमति न बन पाना उनके लिए निराशा लेकर आया। यूक्रेन का प्रयास है कि उसे जितनी जल्दी हो सके समूह की सदस्यता मिल जाए। और यूक्रेन की नाटो सदस्यता प्रक्रिया पर भले ही शिखर सम्मेलन में सहमति न बन पाई हो, लेकिन नाटो सदस्य देशों ने जंग में यूक्रेन के प्रति एकजुटता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अतिरिक्त लॉन्चर और मिसाइलें प्रदान करने पर सहमति जताई। शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जर्मनी और कनाडा के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की और इतना ही नहीं, ब्रिटेन समेत कई देशों के नेताओं ने कीव को और सैन्य सहायता देने की भी घोषणा की। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने में भले ही पश्चिमी देशों के बीच मतभेद उभरता दिखाई दिया हो, लेकिन रूस के खिलाफ सैन्य सहायता देने में पश्चिमी देशों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। इसलिए बुल्गारिया में आयोजित नाटो सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति की मौजूदगी महज रस्म अदायगी की रही। हालांकि नाटो महासचिव जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को सदस्यता की राह पर सकारात्मक संदेश मिलेगा। बुल्गारिया में बैठक के दौरान गठबंधन के नेता रूसी हमले के नतीजों को लेकर एक साथ चर्चा करते दिखाई दिए। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अतिरिक्त लॉन्चर और मिसाइलें प्रदान करने पर सहमति जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जर्मनी और कनाडा के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकों के बाद यूक्रेन को नई सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा कि कीव को ज्यादा सैन्य मदद देते हुए गठबंधन के साथ सहयोग के एक नए प्रारूप में शामिल होने के लिए औपचारिक शर्तों में ढील दी जाएगी। बैठक से इतर ब्रिटेन समेत कई देशों के नेताओं ने कीव को सैन्य मदद देने की घोषणा की। मुझे लगता है कि यूक्रेन का लचीलापन और संकल्प पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है और निराशा की मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ। मैं जेलेंस्की से वादा करता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका वह सब कुछ देगा जो उन्हें चाहिए जितनी जल्दी हो। बैठकें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी काम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके सशस्त्र बलों को पर्याप्त हथियार सुनिश्चित करना है। ये सुनिश्चित करना है कि ये आपूर्ति राष्ट्रपति जेलेंस्की और इनकी सेना का हो जाए। नाटो की बैठक पर क्रेमलिन की नजरें भी जमी थी। यूक्रेन को सदस्यता के मुद्दे पर मिली मायूसी ने मॉस्को को राहत तो जरूर पहुंचाई, लेकिन सैन्य सहायता ने एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन की चिंता बढ़ा दी। नाटो की बैठक पर तंज कसते हुए रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मॉस्को का इरादा फिलहाल जंग खत्म करने का नहीं है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जंग के बीच यूक्रेन को नाटो से मिल रही लगातार मदद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले जा रही है। मेदवेदेव ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचा रहे हों, लेकिन इससे रूसी अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यूक्रेन को पश्चिम के सुरक्षा आश्वासन बहुत गलत और जोखिम भरे हैं। यूक्रेन को ऐसे आश्वासन देकर ये देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा करके वो रूस की सुरक्षा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो इसके बहुत नकारात्मक नतीजे होंगे। उधर यूक्रेन में जंग की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करने में अमेरिका की भूमिका पर पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन ने नागरिकों के खिलाफ अमानवीय हथियारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो रूस भी ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से नहीं कतराएगा। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर हथियार भेजेगा तो रूस भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देगा। रूसी सशस्त्र बलों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में इसी तरह के हथियारों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि रूस के पास सभी अवसरों के लिए क्लस्टर बम है। वे अमेरिकी की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। बहरहाल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती महंगाई और गहराते अनाज संकट को टालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को उस वक्त हैरानी हुई जब रूस ने अनाज समझौते को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देने के संकेत दिए। दरअसल रूस द्वारा समझौते की अवधि नहीं बढ़ाने की आशंका के बीच अब युद्धग्रस्त यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह पर पोतों की आवाजाही और खाद्य सामग्री के निर्यात में कमी देखी जा रही है। रूसी अधिकारी के मुताबिक काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात समझौते की अवधि का विस्तार करने का कोई आधार नहीं है। रूस समझौते से हटने की पहले ही धमकी दे रहा है। इससे पहले भी समझौते में तय 4 महीने की अवधि के बजाय करार को 2 बार 2-2 महीने के लिए विस्तारित किया गया था। और अब खबर एशिया महाद्वीप से। चौदह जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और इस बार इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। दोनों देश आपसी सहयोग के तमाम क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं, तो वहीं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा करेंगे, जहां वो अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह अपनी 3 दिन की फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान न केवल तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बात होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13-14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी भाग लेगा। प्रधानमंत्री इनके राष्ट्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे और इनकी सेना और भारतीय सेना की टुकड़ी से सलामी लेंगे। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ये केवल इसलिए ही नहीं महत्वपूर्ण है कि ये भारत और फ्रांस की ये 25 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक वार्तालाप करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। वे फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। इस रणनीतिक साझेदारी के कई स्तंभ हैं, जिनमें सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र में जुड़ाव, प्रौद्योगिकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। India and France have a long-standing strategic partnership, which actually captures
series of strategic convergences that both countries have on a range of issues. And this year marks 25th anniversary of our strategic partnership. There are several pillars of our strategic partnership, and each of these pillars would come up for stock taking and the pathway ahead in terms of future cooperation in these areas. इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने और साधनों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। यह वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करेगी। Both of them, of course, also enjoy excellent personal rapport, which is reflected in their very frequent engagements. They last met in June in Abu Dhabi when PM visited UAE while on his return from the G7 summit in Munich. They have since, of course, also met in many virtual platforms, including the last one in July last year during the I2U2 summit. इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की यह यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। मेघना देव और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आसियान और बिम्स्टेक समूहों की बैठक के लिए बुधवार को इंडोनेशिया पहुंचे। उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक कर द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम के साथ बैठक के साथ अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने काओ किम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा की। और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पहले अमेरिकी जासूसी विमान को मार गिराने की धमकी और फिर उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे लंबी उड़ान वाला मिसाइल परीक्षण। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में भी मिसाइल परीक्षण को लेकर काफी चर्चा हुई और उत्तर कोरिया के रुख पर चिंता जताई गई। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी कोरियाई राष्ट्रपति ने संभावित खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता का आह्वान किया। कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर तनाव चरम पर है। 2 दिन पहले अमेरिकी जासूसी विमान को मिसाइल से मार गिराने की धमकी के बाद उत्तर कोरियाई तानाशाह ने 1 महीने के अंदर दूसरा मिसाइल प्रक्षेपण कर सनसनी फैला दी। इसे उत्तर कोरिया का अब तक का सबसे लंबी उड़ान अवधि वाला मिसाइल परीक्षण कहा जा रहा है, जो करीब 74 मिनट तक हवा में रहते हुए 600 मील की दूरी तय की। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक बुधवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जापान ने कहा कि रॉकेट एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हो सकता है। जापान के मुख्य सचिव ने मिसाइल प्रक्षेपण की कड़ी निंदा करते हुए किम जोंग उन की हरकत को अस्वीकार्य करार दिया। जापान ने बीजिंग स्थित अपने दूतावास के जरिए उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण प्रासंगिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। उधर नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने आए लिथुआनिया के दौरे पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई, जहां मिसाइल प्रक्षेपण से उपजे तनाव पर चर्चा हुई। हालांकि नाटो शिखर बैठक के दौरान भी कोरियाई राष्ट्रपति ने संभावित परमाणु खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा
कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संकल्प किम जोंग उन की परमाणु हथियार विकसित करने की इच्छा से अधिक मजबूत है। दक्षिण कोरिया के दावे के मुताबिक प्योंगयांग ने मिसाइल प्रक्षेपण परमाणु पनडुब्बी को लेकर अमेरिका की निंदा करने और उसके जासूसी विमानों को मार गिराने की धमकी देने के बाद किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्योंगयांग ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक परमाणु मिसाइल पनडुब्बी तैनात करने की अमेरिकी योजना की कड़ी निंदा की थी। इसके साथ ही किम जोंग उन की बहन ने अमेरिकी टोही विमानों द्वारा उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए जासूसी करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि पेंटागन ने पहले हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के प्योंगयांग के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अमेरिका हमेशा की तरह अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ सुरक्षित और जिम्मेदारी से उड़ान भरने, नौकायन और संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। केन्या में कर वृद्धि को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कई दिनों से हो रहे हिंसक प्रदर्शन की वजह से बुधवार को 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक बढ़ोतरी के खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर दूसरे दौर का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यह प्रदर्शन हाल ही में पारित वित्त विधेयक को लेकर हो रहा है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। विश्व संस्कृति की झलक में आज बात जापान की। जापान में विज्ञान तकनीक में महिलाओं की स्थिति की। विकास के नए कीर्तिमान रचने वाले जापान में विज्ञान तकनीक और इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बेहद कम है। क्या कारण है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये हैं युना कातो। युना जापान के प्रख्यात इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ती हैं। युना का इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के लिए आगे आना जापान के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और तकनीक में आगे माना जाने वाला जापान इन क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर चिंतित है। युना कातो चाहती हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का भला तो हो ही, साथ ही ये धारणा भी खत्म हो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र पुरुषों के हैं। महिलाएं इन विषयों में दाखिला लेने से पहले मानसिक रूप से तैयार होती हैं कि ये पुरुषों की बहुलता वाले क्षेत्र हैं। ऐसे प्रयास सराहनीय हैं, जिनसे महिलाओं को इन क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित किया जाए। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और इससे जुड़े क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां प्रत्येक 7 वैज्ञानिकों में से केवल 1 महिला वैज्ञानिक है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग और उससे जुड़े पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या केवल 16% ही है। तस्वीर को बदलने के लिए जापान सरकार ने विश्वविद्यालयों को विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आशा है कि इससे इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी मौजूदा 13% से बढ़कर 20 से 30% हो जाएगी। विश्वविद्यालयों को बताना होगा कि वो महिला छात्रों को लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने महिला कोटा शुरू किया है। हम बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ छात्राएं आएं, इसीलिए हमने महिला कोटा रखा है। आईटी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी जापान के लिए बड़ी चुनौती है। जानकारों का कहना है कि ऐसे ही हालात रहे तो देश को आने वाले वर्षों में पेशेवरों की भारी कमी से जूझना होगा। इसका दुष्प्रभाव नवाचार और उत्पादकता पर भी पड़ेगा। उधर जापान की कंपनियां भी महिला कामगारों को ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज न केवल महिला छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश कर रही है, साथ ही इसने लक्ष्य रखा है कि इसके इंजीनियरों में कम से कम 10% महिलाएं होंगी।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का लाभ उठाया जाए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। इस वजह से हमारा मानना है कि विविधता को बढ़ावा देना हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जापान में घटती जन्म दर पहले ही चर्चा और चिंता का विषय रही है। चिंता इस बात को लेकर है कि भविष्य में जरूरी संख्या में युवा पेशेवर मौजूद न होने का असर जापान की प्रगति पर होगा। ऐसे में दूसरी प्रमुख चिंता विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की है। इसको लेकर सरकार और निजी कंपनियां कई कदम उठाती नजर आ रही हैं। तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आधी आबादी की कम हिस्सेदारी है जापान में। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।